आज हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डाइजेनिक एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। यह वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में पैरासाइट के रूप में उपस्थित होता है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में इसका जीवन काल पूरा होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्टिब्रेट मैन में इसका एसेक्सुअल फॉर्म पाया जाता है और मॉस्किटो में सेक्सुअल फॉर्म पाया जाता है। मनुष्य में देखेंगे ट्रोफोजोइट अवस्था और गैमेटोसाइट अवस्था प्लाज्मोडियम की पाई जाती है। मॉस्किटो में गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। क्लासिफिकेशन देखें प्लाज्मोडियम का। ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर होमोस्पोरोइडिया, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीसीज वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम संरचना के रूप में देखें तो ये 2 रूप में पाया जाता है। एक गोलाकार संरचना के रूप में ट्रोफोजोइट अवस्था होती है और लंबी सलाका का आकार स्पोरोजोइट्स अवस्था होती है। ट्रोफोजोइट अवस्था में सबसे बाहर प्लाज्मा लेमा का लेयर होता है। अंदर में इसका साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसमें राइबोसोम लगा होता है। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। देखेंगे इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है। होमोजोइन पदार्थ पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन का बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है जो वेसिकल के रूप में उपस्थित होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इस प्रकार साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल ट्रोफोजोइट अवस्था में पाई जाती है। देखेंगे स्पोरोजोइट्स अवस्था लंबी सलाकाकार आकार में होती है। सबसे बाहर पेरिकिल का आवरण होता है। पेरिकिल के आवरण के नीचे माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है जो लंबाई में अग्रभाग से पश्च भाग तक पाई जाती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ये स्पोरोजोइट्स अवस्था में प्रचलन होता है और एक स्थान में से दूसरे स्थान में वितरित होती है। देखेंगे इसमें मध्य में न्यूक्लियस पाई जाती है, कोनुलेटेड ट्यूब्यूल पाई जाती है। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अग्रभाग में एपिकल कैप पाई जाती है। एक एपिकल कैप 3-4 कॉन्सेंट्रिक रिंग से घिरा होता है। मध्य में माइक्रोपाइल उपस्थित होती है। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में देखेंगे प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट्स अवस्था जो होती है ये संक्रमण की अवस्था होती है। देखेंगे ऊपर की ओर मादा एनोफिलीज में होने वाले अवस्थाएं हैं और नीचे जो है मनुष्य में होने वाली प्लाज्मोडियम की अवस्था है। सबसे पहले देखेंगे जब मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो मादा एनोफिलीज के सिलावरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स लंबी स्पोरोजोइट्स अवस्था पाई जाती है। ये लंबी स्पोरोजोइट्स अवस्था जो है जब मादा एनोफिलीज मनुष्य के शरीर को काटती है तो सबसे पहले मादा एनोफिलीज मनुष्य के रक्त में एक बूंद सलाइवा छोड़ती है। एक बूंद सलाइवा में कई स्पोरोजोइट्स अवस्था प्लाज्मोडियम की मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है। साथ में इसके सलाइवा में कोंगुलेंट पदार्थ पाया जाता है जो मनुष्य के ब्लड का थक्का बनने से रोकता है और उस ब्लड को मॉस्किटो ग्रहण कर लेती है। अब देखेंगे इस प्रकार ये स्पोरोजोइट्स अवस्था मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाती है। अब ब्लड में करीब 2-2.5 घंटे तक इधर उधर वितरित होती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये लीवर कोशिका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा लीवर कोशिका तक पहुंच जाती है। ये लीवर कोशिका समझाने की कोशिश किए हैं। ये लीवर कोशिका तक पहुंच जाती है। देखेंगे स्पोरोजोइट्स में अग्रभाग में एपिकल कैप के पास माइक्रोट्यूब्यूल की ओपनिंग होती है। वहां से एक प्रकार की स्राव स्रावित होती है जिसकी वजह से इस लीवर कोशिका की स्किन
गल जाती है और वहां से ये स्पोरोजोइट्स अवस्था अंदर प्रवेश करता है। इसके साइटोप्लाज्म पहुंचने के बाद स्पोरोजोइट्स अवस्था में परिवर्तन होती है। वहां के साइटोप्लाज्म को ये भोजन के रूप में ग्रहण करना स्टार्ट करती है और एक गोलाकार संरचना बनाती है जो साइजोन्ट कहलाता है। इस प्रकार अब ये साइजोन्ट अवस्था में जो न्यूक्लियाई पाई जाती है, ये सैकड़ों छोटे छोटे न्यूक्लियाई में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है ये डिवाइड होती है। कई न्यूक्लियाई, प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर इसका साइटोप्लाज्म जमा होता है और बाहर की ओर एक वेसिकल के समान संरचना बनाता है। इस प्रकार सैकड़ों वेसिकल के समान संरचना यहाँ उपस्थित होती है जो क्रिप्टोजोइट्स कहलाती है। अब ये क्रिप्टोजोइट्स साइटोप्लाज्म को भोजन के रूप में ग्रहण करती है और वो आकार में बड़ी हो जाती है। जब आकार में बड़ी हो जाती है तो साइज के अनुसार इसकी लीवर कोशिका में दबाव पड़ता है। लीवर कोशिका में दबाव पड़ने से ये लीवर कोशिका फट जाती है और ये क्रिप्टोजोइट्स जो है फ्री होता है। इस प्रकार क्रिप्टोजोइट्स फ्री होती है लीवर कोशिका से बाहर और ये क्रिप्टोजोइट्स जो है दूसरी लीवर कोशिका को अटैक करती है। इस प्रकार सैकड़ों लीवर कोशिका दूसरी लीवर कोशिका को अटैक करती है और दूसरी लीवर कोशिका में ये पहुंच जाती है। ये जो पहले की अवस्था है, ये अवस्था प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहलाती है। प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद में अब देखेंगे दूसरी लीवर कोशिका को अटैक करती है, ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहलाती है। ये लीवर कोशिका दूसरी लीवर कोशिका में प्रवेश करती है क्रिप्टोजोइट्स अवस्था और वहां के साइटोप्लाज्म को भोजन के रूप में ग्रहण करती है और ये गोलाकार संरचना के रूप में साइजोन्ट बनाती है। अब देखेंगे इसके मध्य में उपस्थित जो न्यूक्लियाई है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा कई छोटी छोटी न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं। सैकड़ों न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म जमा होता है, एक वेसिकल के समान संरचना बनाता है जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहलाती है। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स अब आकार में वृद्धि करती है। वृद्धि के कारण ये लीवर कोशिका भी फट जाती है और मेटाक्रिप्टोजोइट्स फ्री होती है। देखेंगे मेटाक्रिप्टोजोइट्स, सैकड़ों मेटाक्रिप्टोजोइट्स फ्री होती है। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स अब दूसरे लीवर कोशिका को अटैक करती है। इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार लीवर कोशिका में बार बार इस प्रकार अटैक होता है और करीब मनुष्य के शरीर में जब ये प्लाज्मोडियम पहुंचता है तो करीब 8 से 10 दिन तक लीवर कोशिका को इन्फेक्टेड करती है। तब मनुष्य को ज्वर का एहसास नहीं होता है, मलेरिया ज्वर का एहसास नहीं होता है और साथ ही किसी भी एंटीबायोटिक का भी असर इस पर नहीं होता है। देखेंगे यही अवस्था चलती रहती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स, 2 प्रकार का मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनता है। मेटाक्रिप्टोजोइट्स एक माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स और एक मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाता है। मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स पुनः इस लीवर कोशिका को अटैक करती है और माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है अब लीवर कोशिका के बाहर उपस्थित रेड ब्लड कार्पस कोशिका में प्रवेश करता है। रेड ब्लड कार्पस कोशिका को इन्फेक्टेड करता है और उस रेड ब्लड कार्पस के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में रेड ब्लड कार्पस के प्रोटोप्लाज्म को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और जो है यही अवस्था जो है ट्रोफोजोइट्स अवस्था कहलाती है और वहाँ के प्रोटोप्लाज्म को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मध्य में वेसिकल बन जाती है इसके मध्य में और न्यूक्लियस जो है किनारे की उपस्थित हो जाता है। उस समय एक सिग्नेट रिंग अवस्था कहलाती है। एक अंगूठी के समान उस समय दिखाई देती है, वो सिग्नेट रिंग अवस्था कहलाती है। अब देखेंगे इसके बाद में अब ये अमेबॉइड स्टेज में प्रवेश करता है। देखेंगे ये प्लाज्मोडियम जो है अपने चारों ओर सूडोपोडिया बनाता है और इस साइटोप्लाज्म को और तेजी से भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होती है जो भोजन को साइटोप्लाज्म को पचाने में उपयोग लाई जाती है और
रेड ब्लड कार्पस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का भी ये प्रोटियोलाइसिस के द्वारा पाचन करती है। हीमोग्लोबिन के प्रोटियोलाइसिस के बाद में ग्लोबिन प्रोटीन बनता है और हीमैटिन पिगमेंट बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन इसके द्वारा अमीबॉइड स्टेज के द्वारा पचा लिया जाता है और हीमैटिन पिगमेंट एक विषैला पदार्थ होमोजोइन पदार्थ के रूप में साइटोप्लाज्म में जमा होता है। ये होमोजोइन पदार्थ साइटोप्लाज्म के रूप में जमा होता है जो सफनर्स ग्रैन्यूल कहलाता है। ये जो है रेड ब्लड कार्पल्स के लिए विषैला पदार्थ होता है। अब देखेंगे ये अब विकास की पूर्ण विकास में पहुंच जाता है। ये अवस्था साइजोंट अवस्था पूर्ण ट्रोफोजोइट अवस्था कहलाती है, साइजोंट अवस्था होती है। देखेंगे अब इसमें न्यूक्लियाई जो पाई जाती है वो 12 से 24 तक माइटोटिक डिवीजन के द्वारा न्यूक्लियाई में परिवर्तित होती है, टूटती है और प्रत्येक न्यूक्लियाई जो है परिधि में एकत्रित हो जाता है। और देखेंगे प्रत्येक न्यूक्लियाई जो परिधि में एकत्रित है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म जमा होता है और जो है इससे मीरोजोइड्स तैयार होते हैं। और देखेंगे जो अपच भोजन हीमोजोइन ये इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। ये मीरोजोइड्स जब आकार में परिवर्तित होती है, बड़ी होती है, तब ये मीरोजोइड्स इस रेड ब्लड कार्पस की भित्ति को तोड़ देती है, जिससे जो है मीरोजोइड्स रेड ब्लड कार्पस से बाहर आता है। देखेंगे ये मीरोजोइड्स अब दूसरे रेड ब्लड कार्पस को अटैक करती है, उसके अंदर प्रवेश करती है, दूसरे रेड ब्लड कार्पस में प्रवेश करती है। अब यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है। इसी कारण देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 48 घंटे बाद वो ज्वर रिपीट होता है। जब ये मीरोजोइड्स रेड ब्लड कार्पस के फटने से जब बाहर आती है तो हजारों, यहाँ देखेंगे सैकड़ों मेटाक्रिप्टोजोइड से जो कई रेड ब्लड कार्पस को अटैक कर रहा और एक साथ जो है यहाँ फ्री हो रही है। 48 घंटे बाद ये फ्री हो रही है, जिससे पूरे रेड ब्लड कार्पस में एक साथ इसके मध्य में उपस्थित हीमोजोइन पदार्थ फ्री होता है। ये हीमोजोइन पदार्थ के फ्री होने से मनुष्य में प्लाज्मा में फ्री होती है, जिससे मनुष्य को कपकपी के साथ बुखार आता है। सभी रेड ब्लड कार्पस एक साथ फूटते हैं, अतः तेज कपकपी के साथ बुखार आता है। अब फिर दूसरे रेड ब्लड कार्पस को अटैक करते हैं। तो ये चक्र जो है 48 घंटे में पूरा होता है और मनुष्य को 48 घंटे में ज्वर आता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अब देखेंगे अब एक अवस्था ऐसी आती है कि ये मीरोजोइड्स जो है 2 प्रकार के गैमेटोसाइट बनाने लगते हैं। 2 प्रकार के गैमेटोसाइट बनाने लगते हैं। एक मेगा गैमेटोसाइट होती है, दूसरी माइक्रो गैमेटोसाइट होती है। अब जब मादा एनोफिलीज मनुष्य को काटती है, ब्लड सक करती है, तो ये मेगा गैमेटोसाइट अवस्था, माइक्रो गैमेटोसाइट अवस्था और ये कई रेड ब्लड कार्पस में उपस्थित कई अवस्था जो है मॉस्किटो के आहार नाल में पहुंच जाती है। ये अवस्था जो है कई अवस्था मनुष्य के मॉस्किटो के डाइजेस्टिव सिस्टम से वो पचा लिए जाते हैं, लेकिन ये मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट अवस्था आहार नाल में शेष बची रहती है, बाकी अवस्था जो है नष्ट हो जाती है। देखेंगे मनुष्य के शरीर में ये माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के ब्लड का तापमान अधिक होता है। इस गैमेटोसाइट के विकास के लिए वो अनुकूल नहीं है। अब इस गैमेटोसाइट का विकास मॉस्किटो मच्छर के आहार नाल में पूरा होता है। तो देखेंगे अब मादा एनोफिलीज के आहार नाल में इस मेगा गैमेटोसाइट का क्या होता है। तो देख लेंगे ये मेगा गैमेटोसाइट है, ये माइक्रो गैमेटोसाइट है। मेगा गैमेटोसाइट में न्यूक्लियस किनारे की ओर उपस्थित होता है, क्योंकि मध्य में हीमोजोइन पदार्थ उपस्थित होता है
और माइक्रोगैमेटोसाइट में न्यूक्लियस मध्य में उपस्थित होता है। ये किनारे की ओर होमोजेन पदार्थ उपस्थित होता है। देखेंगे ये माइक्रोगैमेटोसाइट में कई प्रकार की परिवर्तन अब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। माइक्रोगैमेटोसाइट कोशिका में जो न्यूक्लियाई होती है मियोटिक डिवीजन के द्वारा करीब 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवाइड होती है और प्रत्येक न्यूक्लियाई जो है परिधि में एकत्र हो जाता है। प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियाई के चारों ओर फ्लैजिलेटेड ऑर्गन के रूप में इसका प्रोटोप्लाज्म जो है बाहर आता है और फ्लैजिलेटेड संरचना जो है एक्स फ्लैजिलेशन स्टेज कहलाती है। इसमें प्रत्येक न्यूक्लियाई इस प्रकार फ्लैजिलेटेड संरचना में पहुंच जाती है और वहां से ये कटकर ये जो है माइक्रोगैमेट का निर्माण करती है, मेल गैमेट का निर्माण करती है। देखेंगे मेगा गैमेटोसाइट अवस्था, ये मेगा गैमेटोसाइट अवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो न्यूक्लियाई है इसमें पोलर बॉडी के रूप में एक संरचना बाहर आती है, वो पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है। ये मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। ये अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या n शेष है। इस प्रकार ओवा का निर्माण होता है और ये ओवा और यहाँ मेल गैमेट यहाँ बनते हैं। ये फीमेल गैमेट है। अब देखेंगे फीमेल गैमेट में एक संरचना बाहर कोन के रूप में एक संरचना बाहर निकलती है जो कोन ऑफ रिसेप्शन कहलाती है। इसी कोन ऑफ रिसेप्शन में ही मेल गैमेट का प्रवेश होता है। इस प्रकार मेल गैमेट का प्रवेश होता है, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के बाद में ये अवस्था कुछ समय तक स्थिर रहती है। इसके बाद में इसमें क्रमाकुंचन की गति स्टार्ट होती है। ये ऊकाइनिस अवस्था कहलाता है। क्रमाकुंचन की गति स्टार्ट होती है और वो किनारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की भित्ति में पहुंच जाता है। वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की भित्ति को भेद कर भित्ति से बाहर आ जाता है और आहार नाल के चारों ओर जो है एक सिस्ट बनाकर अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है। और इस प्रकार सिस्टेशन अवस्था जो है मॉस्किटो में 50 तक संख्या में देख सकते हैं। इसके चारों एक सिस्ट बन जाता है, वो सिस्ट अवस्था कहलाती है। इसके मध्य में जो न्यूक्लियाई पाई जाती है, ये न्यूक्लियाई में अब कई डिवीजन स्टार्ट होता है और ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और कई न्यूक्लियाई में ये परिवर्तित होती है। प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म जमा होता है। देखेंगे साइटोप्लाज्म जमा होने के बाद में ये स्पोरोजोइट्स का निर्माण होता है। स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स आकार में परिवर्तित होते हैं, वृद्धि करते हैं और आकार जब बड़ी हो जाती है तो ये सिस्ट फट जाती है। जब ये सिस्ट फटती है तो ये सिलोम में फ्री होती है, मॉस्किटो के सिलोम में फ्री होती है। सिलोम में जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके द्वारा प्रवाहित होके ये सिलावरी ग्लैंड में पहुंचती है और सिलावरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स के रूप में विकास करके वहाँ सलाइवा में उपस्थित होती है। जब मनुष्य के शरीर को ये मॉस्किटो काटती है तो इसी सलाइवा से स्पोरोजोइट्स अवस्था पुनः मनुष्य के ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के द्वारा लीवर कोशिका में पहुंचती है और यही चक्र पूरा होता है। इस प्रकार प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पूरा होता है। देखेंगे यहाँ जो देखे मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट, यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ जो मीरोजोइट्स है, ये मीरोजोइट्स दूसरे रेड ब्लड कार्पस में प्रवेश करती है और लाइफ साइकिल पूरा करती है। जब ये मीरोजोइट्स और जब पुनः लीवर सेल में पहुंचती है और लीवर सेल को अटैक करती है तो यह अवस्था पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक फेज कहलाती है। इस प्रकार हम लोग लाइफ साइकिल देखें। अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट देखेंगे।
मलेरिया पैरासाइट के लिए जो ट्रीटमेंट लिया जाता है इसमें क्विनिन, कैमोक्विन, क्लोरोक्विन, एटाब्रिन, मेपाक्रीन, डाराप्रिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपयोग में लाई जाती है। आजकल हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में कोरोना काल में भारत के बनाए हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे विश्व में बांटा जा रहा है और भारत जो है पूरे विश्व को इस कोविड-19 से बचाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू।